क्या आप लोग जिस बैंक में पैसा रखवा रहे हैं वो बैंक महफूज है? जिस स्टॉक्स को आप खरीद रहे हैं फ्यूचर के लिए, क्या वो मुकम्मल ऑथेंटिक है? या आप किसी ऐसी जगह पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या इंडिया के बैंकों में रख रहे हैं, वो सब महफूज हैं या फिर वो एक सिर्फ धोखा है? आज की वीडियो में हम बात करने वाले इसी एक फ्रॉड या धोखा या स्कैम की, जिन्होंने इंडिया की बहुत सारी जनता के साथ बहुत बड़े बड़े स्कैम किए हैं, खास तौर पर इंडिया बैंकर्स के साथ। मेरा नाम है अनुराग पांड्या और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं चाणक्य बुकलेट। अगर मैं आपको बताऊं कि एक कंट्री जहां पर 20,000, 30,000, 15,000 के लोग कमाने वाले दिन रात मेहनत करते हैं और कुछ स्कैमर या फ्रॉडी आकर गलत लोगों का सहारा लेते हुए बड़ी आसानी से लूट कर दूसरे मुल्क फरार हो जाते हैं, और फरार होने के बाद भी वो अय्याशियों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं और उनकी लेविश लाइफस्टाइल में किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं आया। तो उनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट अगर मैं नाम लूं तो वो नीरव मोदी है। इंडिया की हिस्ट्री का अगर सबसे बड़ा स्कैम हुआ हो जिसको सुनकर कोई चौंक जाए, ना सिर्फ कमाने वाला बल्कि घरों में रहने वाली महिलाएं तक हैरान हो जाएं, तो वो है ये नीरव मोदी। इन्होंने जो स्टार्ट किया था वो बहुत खूबसूरत ज्वेलरी के डिजाइन से स्टार्ट किया था, मार्केट में इसको सेल किया और इसकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई। इवन देखते देखते इसकी कीमत आसमान पर पहुंच गई, यहाँ तक कि कुछ डिजाइन जो कि ना सिर्फ यूके, यूएस और हांगकांग की मार्केट में भी काफी ज्यादा उनकी डिमांड बढ़ने लगी। उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो बेल्जियम से भी करवाई गई और बेल्जियम से भी कुछ ज्वेलरी के खास जेम्स, पत्थर वगैरह लाकर लगवाए गए। इसकी कॉस्ट बनाने के लिए जो इसको कुछ कॉस्ट आती थी वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी और उसके लिए उनको कुछ लोन लेना पड़ा। उन्होंने इसको एक स्कैम का एक जरिया समझा, एक सोर्स समझा और अपने अंकल मेहुल चौकसी जो कि गीतांजलि जेम्स के ऑनर थे, उनके साथ मिलकर एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी एक फेक पेपर बनाया जो कि एक बैंक की तरफ से दूसरे बैंक को गारंटी होती है लोन लेने के लिए। फर्स्ट टाइम उन्होंने बहुत नॉमिनल सा लोन, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद कहा जाता है कि 200 करोड़ का लोन लिया और उनको बहुत आसानी से मिल गया और ये तरीका उनको बहुत आसान लगा। और उन्होंने बहुत सारे बैंक्स में अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के वजह से कुछ मैनेजर्स लगवाए और बहुत बड़े बड़े लोन लिए बगैर किसी कोलेटरल के, मतलब बैंक में कुछ रखाए बगैर बहुत बड़े बड़े लोन लिए। और जब पूरे बैंक का इंटरनल ऑडिट किया गया तो पता चला कि वो 13,000 और 14,400 करोड़ तक का लोन का फ्रॉड कर चुके हैं और वो इंडिया, इंग्लैंड की गलियों में आसानी से घूमते हुए नजर आते हैं। नंबर 2, एक इंडिया का ऐसा प्रोमिनेंट बिजनेसमैन जो इंडिया की सबसे बड़ी बियर कंपनी का ऑनर हो और सबसे बड़ी जो एयरलाइंस, उस वक्त की सबसे प्रोमिनेंट एयरलाइंस जो कि बहुत ज्यादा लेविश और लग्जरी एयरलाइंस है, उसका ऑनर हो और हर वक्त बॉलीवुड की हीरोइंस उनके साथ घूमने फिरने की बातें करें और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनसे पिक्चर बनवाने के लिए लाइन में खड़े रहे। इवन उनको किंग ऑफ गुड टाइम्स भी कहा जाए तो उनका नाम है विजय माल्या। इनके नाम से कौन नहीं वाकिफ। एक बहुत प्रोमिनेंट किंगफिशर एयरलाइंस कंपनी और यूनाइटेड ब्रेवरीज जैसी बड़ी कंपनी के साथ साथ आईपीएल की बहुत फेमस टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिनका स्टार्टिंग डे से अब तक विराट कोहली उनके प्रोमिनेंट मेंबर रहे हैं, टीम को उन्होंने लीड भी किया है। वहाँ अक्सर बहुत ज्यादा बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी देखने में आती हैं, जैसा कि कटरीना कैफ उनके मैचेस के सूरत में, उनके मेंटोर के सूरत में उनके साथ अक्सर खड़ी नजर आती हैं बड़ी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस। और जब उन पे एक डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ तो कहा जाता था कि इनकी एयरलाइंस खसारे में जाना स्टार्ट हो गई है और इसके लिए बैंक से बड़े बड़े लोन्स लेते थे और वो मनी लॉन्ड्रिंग करके वो सारा पैसा इंडिया से बाहर लेकर जाते थे। मोस्ट प्रोबेबली वो इंग्लैंड में लेकर गए थे अपना सारा पैसा। इनकी जो एयरलाइंस के फ्लॉप होने का मेन रीजन थे वो दो कारण थे। एक मिस मैनेजमेंट थी और इनके बहुत ज्यादा प्राइवेट टूर्स थे, जिनकी जब वो लोन ले रहे थे उस वक्त भी उनकी जो लेविश लाइफस्टाइल थी उसमें किसी भी किस्म की कोई कमी देखने में नहीं आ रही थी कि यार अगर इस तरह वो बैंक से लोन ले रहे हैं और दूसरी साइड वो अपने को खर्चे कम कर दें, ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत लेविश लाइफस्टाइल तब भी गुजार रहे थे और ऑलमोस्ट एक अंदाजे के मुताबिक 9,000 करोड़ का उन्होंने लोन लिया और इंग्लैंड में आज वो लेविश लाइफस्टाइल गुजारने पर दिख रहे हैं, सबको गलियों में भी नजर आ जाते हैं। इनके सबसे बड़े एसेट जो इंडिया में मौजूद हैं वो ईडी ने सीज कर दी हैं। इनका लोन का जो सारा बर्डन है वो आम जनता पर पड़ा टैक्स की सूरत में और आम जनता आज भी वो टैक्स बैंकों में पे कर रही है, जो उनकी वजह से बैंकों को लॉस हुआ है। नंबर 3, ये इंडिया का सबसे पुराना एक स्कैम, मतलब एक हिस्ट्री रही है, एक बुक रही है, एक चैप्टर था स्कैम का। 1992, आज से तकरीबन कोई 30 से 35 साल पहले की बात है। इंडिया का उस वक्त का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ये स्कैम हुआ था और जिसके बाकायदा मूवीज और सीरीज भी अभी तक बनती चली आ रही हैं और वो स्कैम है हर्षद मेहता स्कैम। इस नाम से कौन नहीं वाकिफ होगा। 1992 में बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स की मदद से कुछ ऐसे स्टॉक्स को आर्टिफिशियली खरीदा गया और उनकी कीमत नकली ऐसे बढ़ाई गई कि यार लोगों को लगा कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा कीमती हैं और सब लोगों ने वो स्टॉक्स खरीद लिए
और इनको उस वक्त अपनी स्टॉक्स मार्केट का बिग बुल भी कहा जाता था, मतलब अपनी फील्ड के सबसे बड़े खिलाड़ी के नाम से उनको जाना जाता था। और जब लोगों ने देखा कि उनकी स्टॉक्स की जो कीमतें थी वो आसमान से सीधा जमीन की गहराइयों में गिर रही थी, तो फिर लोगों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। और 1992 में, उस जमाने में आज से 30 से 35 साल पहले, जबकि लोगों की तनख्वाहें 1000 से भी कम अच्छी तनख्वाहें समझी जाती थी, 1000 या 2000 एक अच्छी तनख्वाह समझी जाती थी, उस वक्त इन्होंने 4000 करोड़ का फ्रॉड किया इंडिया की जनता के साथ। और आवाम की जो खून पसीने की कमाई थी, इसे अपने एसेट बनाए और बहुत कुछ किया। और यहाँ तक कि इसकी मदद से बहुत बड़े बड़े ऐसे काम किए कि जो उस वक्त अनफॉर्चुनेट नजर आते थे। इनके खिलाफ जब इंक्वायरी शुरू हुई और इनको अरेस्ट किया गया, इनको बेल भी बहुत दफा मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2001 में जेल के अंदर इनकी डेथ हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप जहाँ पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे या कहीं बैंक वगैरह में रखवाएंगे तो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।